नमस्कार। आप समस्त जीएस जर्नी अर्थात सामान्य अध्ययन के हम सफर को हम अपने यूट्यूब चैनल जीएस जर्नी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और हम सब सामान्य अध्ययन के सफर में सौर मंडल में थे। सौर मंडल के में सूर्य और उसके परिवार के बारे में विस्तार से हमने पिछले कई वीडियो में देखा। यानी 11 वीडियो में सौर मंडल, सूर्य और सूर्य के परिवार की कहानी थी, यानी सौर मंडल की पूरी कहानी थी। हम इस वीडियो को यानी 11 जो हमारा वीडियो था उसको एक नज़र में देखने के लिए एक विशेष वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित है। एक विशेष क्लास है। एक ही क्लास में हम देख लेंगे पूरे सौर मंडल को, यानी संपूर्ण सौर मंडल को, और विस्तार से इसका जिक्र किया गया। हम चर्चा सबसे पहले जब सौर मंडल की करेंगे तो सूर्य से ही शुरू किया जाएगा। एक बार नजर डालते हैं सूर्य पर। सूर्य हमारी सर्पाकार मंदाकिनी ताराओं का समूह, उसका एक तारा है। और हमारी जो मंदाकिनी है उससे अगर पूछा जाए कि उसको कहा किया जाता है तो हमारी सर्पाकार मंदाकिनी को ऐरावत कहा गया है, जिसका 100 अरब तारों में से एक तारा सूर्य है। इस सूर्य के भाग की बात अगर की जाएगी तो इसके 6 भाग हैं। देखिए, गौर से देखेंगे इसका आंतरिक भाग, इसके बाद इसके आगे एक ये पार्ट्स, फिर हम देख सकते हैं ये डिफरेंस कलर दिखाए जा रहे हैं इससे, ताकि हमको 6 भागों को समझने में सुविधा हो सके। ऐसा नहीं है कि ये पार्ट्स ही होते हैं, यानी ये 5वां, और इसको थोड़ा और काला गहरा कर सकते हैं। और अब हम छठा के लिए लेते हैं पीला पार्ट्स। अब एक एक भाग देखते हैं। इसका जो सबसे आंतरिक भाग आपको जो लाल रंग का दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज? केंद्र कहते हैं। और ये लगभग 3,80,000 किलोमीटर व्यास वाला है। 3,80,000 किलोमीटर व्यास का हमारा ये पार्ट्स दिखाई जो दे रहा है, इसको कहते हैं। इसके चातुर्दिक जो मध्यवर्ती भाग है उसको विकिरण मेखला कहते हैं। ये इसको हमने इस प्रकार से दिखाया है, इस विकिरण मेखला को। तो केंद्र के जो चारों तरफ फैला भाग है उसको विकिरण मेखला कहते हैं। क्यों इसका नाम विकिरण मेखला पड़ा? जो वास्तविक प्रकाश सूर्य का विकृत होता है, जो संपूर्ण उसके चारों तरफ फैले आकाश में फैलता है, उसका विकिरण इसी मेखला से होता है। बाह्य परत को कहते हैं संवहनीय मेखला। सूर्य का धरातल प्रकाश मंडल, ये चौथा पार्ट है। 5वां पार्ट सूर्य का धरातल है यह। और उसके बाद है सूर्य का वायुमंडल, जिसको क्रोमोस्फीयर कहते हैं। यह भी ध्यान में रखना हमको, सूर्य के वायुमंडल को क्या कहते हैं? क्रोमोस्फीयर कहते हैं। और सूर्य के आया जो वायुमंडल का विस्तार है वो 2000 से 3000 किलोमीटर है। क्रोमोस्फीयर का बाह्य व्यास को कोरोना कहते हैं। क्रोमोस्फीयर के बाह्य व्यास को कोरोना कहते हैं, बहुत ध्यान में रखना है हमको। और अब हम इसके आगे की जानकारी को देखते हैं। क्रोमोस्फीयर जिसका बाह्य भाग को कोरोना कहते हैं, उसके चातुर्दिक एक चुंबकीय क्षेत्र दिखाई देता है। और उसमें आपको एक कहीं कहीं चमकीला तो कहीं कहीं जो है सो धब्बा वाला आपको दिखाई देगा, एक स्पॉट दिखाई देता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र में दिखाई देता है उसको प्लेग या फ्लोकुली भी कहते हैं। ये क्या है? सौर कलंक है। सौर कलंक मतलब कह सकते हैं एक तरह से क्या कि सूर्य पर जो कम प्रकाशमान जो स्पॉट है, जिस पर छोटे छोटे धब्बे हैं, उसको हम लोग सौर कलंक कहते हैं। श्वेत प्रकाश वाले क्षेत्र को, अब उसमें जो है जिसमें ज्यादा गहरा प्रकाश है उसको फेकुला कहते हैं। और प्रकाश मंडल में ध्यान में रखना है, प्रकाश मंडल में परमाणुओं का तूफान इतनी तेज गति से निकलता है कि इसकी आकर्षण शक्ति के पार करने पर यह अंतरिक्ष में चला जाता है। और यानी प्रकाश मंडल से उत्पन्न होने वाला तूफान जो अंतरिक्ष में जाता है
उसकी ज्वाला काफी अधिक होती है, उसको सोलर फ्लेम, सौर ज्वाला कहते हैं। अगर हमसे जाना पूछा जाए सौर ज्वाला किसको कहते हैं, तो प्रकाश मंडल में परमाणुओं का तूफान है, जो बहुत तेजी से निकलकर सूर्य का जो आकर्षण क्षेत्र है उसको पार कर जाता है। सूर्य के आकर्षण क्षेत्र को पार करने वाले को सौर ज्वाला कहते हैं, और इसमें एक्स रेज तथा गामा रेज निकलते रहती है। जैसा कि हम लोग जानते होंगे, रेडियो एक्टिव रे है ये गामा रेज, तो इसमें एक किरण निकलती है एक्स रेज और एक निकलती है गामा रेज। इसमें से गामा किरण जो है सो रेडियो एक्टिव किरण है। रेडियो एक्टिव किरणें अल्फा बीटा गामा होती है, जिनमें से एक गामा विद्युत चुंबकीय तरंग भी और रेडियो एक्टिव। अब यही देखिए कि जब ये आपने जो देखा सौर ज्वाला, ये पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश करता है तो हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है। ध्यान में रखना है, पृथ्वी के आयन मंडल में, यानी जब पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसके बाहर में जब इसका आना होता है, किसका, सौर ज्वाला का, तो वह वायुमंडल के कणों से टकराता है और टकराने के बाद यह प्रकाशित हो जाता है। उत्तरी ध्रुव में इस प्रकाश को कहा जाता है ऑरोरा बोरियालिस। ऑरोरा बोरियालिसिस, यहाँ नॉर्थ पोल पे या इस जगह पर जो प्रकाश पैदा होता है ऑरोरा बोरियालिस, बोरियालिस। और यही प्रकाश जब दक्षिणी ध्रुव में आता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑस्ट्रेलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो पूछा जाएगा अरोरा क्या है। अरोरा सौर ज्वाला जब पृथ्वी के वायुमंडल के में प्रवेश करता है तो उसके बाह्य कणों से टकरा करके एक रंगीन प्रकाश फैला देता है दोनों ध्रुवों पर, यही अरोरा कहलाता है। और यह अरोरा उत्तरी ध्रुव में बोरियलिस के नाम से और दक्षिणी ध्रुव में ऑस्ट्रेलिस के नाम से, बोरियलिस और ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाना जाता है। अब आगे हम देखते हैं, सूर्य से उत्सर्जित होते रहता है हाइड्रोजन को, सूर्य से उत्सर्जित होने वाले हाइड्रोजन को प्रोमिनेंस कहते हैं। प्रोमिनेंस पूछा जाएगा, प्रोमिनेंस क्या है, सूर्य से उत्सर्जित होने वाला हाइड्रोजन प्रोमिनेंस है, प्रोमिनेंस कहलाता है यह। वही सूर्य को कोरोना से बाहर की ओर प्रवाहित होने वाली, सूर्य के कोरोना से बाहर की ओर प्रवाहित होने वाली प्रोटीन की धाराओं को, यहाँ पर गलत हो गया है, प्रोटॉन की धाराओं को, प्रोटॉन की धाराओं को सौर पवन कहा जाता है। इसका निर्माण प्लाज्मा अर्थात आयनीकृत गैस से होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पदार्थ की 5 अवस्था है, इनमें से चौथी अवस्था आपने सुना होगा प्लाज्मा। प्लाज्मा एक ऐसी अवस्था है जिसमें पृथ्वी पर आपको न के बराबर इसका अस्तित्व मिलेगा, यानी प्लाज्मा का अस्तित्व पृथ्वी पर न के बराबर है, लेकिन ब्रह्मांड में प्लाज्मा सबसे अधिक अवस्था में पाए जाते हैं। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें जो कंपोनेंट होते हैं वो आयनीकृत अवस्था में रहते हैं। और अभी हमने जैसा जिक्र किया कि सूर्य के कोरोना के बाहर जो प्रोटॉन की धाराओं का सौर पवन चलता है उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। इसके आगे है सौरिक पवनें। सौरिक पवनें सूर्य की परिभ्रमण गति के कारण सीधी चलकर सूर्य की परिभ्रमण, यानी सूर्य जो है वह अपनी धुरी पर भी घूम रहा है और चारों तरफ एक वेगा नाम के तारा के चारों तरफ भी घूम रहा है, तो इसके कारण यह सर्पिलाकार हो जाता है। उसके बाद देखते हैं सौरिक पवनें आवेशयुक्त कण हैं और 600 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य की चुंबकीय पकड़ से बाहर निकलकर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। और सबसे खास बात है, जब ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें सबसे बाहर बहिर्मंडल के ठीक बाद वाला पार्ट्स वह आयन मंडल है, और आयन मंडल के आवेशयुक्त कणों से टकराकर ये सफेद चादरनुमा आवृत्ति उत्पन्न करते हैं जिसे ऑरोरा कहते हैं। तो इस तरीके से आगे हमारा है जो ध्यान देने योग्य पॉइंट्स हैं, उसमें देखिए सूर्य में स्थित चमकीले धब्बे को प्लेजस कहते हैं और काले धब्बे को सौर कलंक कहते हैं, सन स्पॉट।
काले धब्बे को सन स्पॉट, सौर कलंक कहते हैं। सौर कलंक के बनने बिगड़ने की जो संपूर्ण प्रक्रिया है 11 वर्षों में पूरी होती है। बहुत ध्यान में रखना है, 11 वर्षों में ये सौर कलंक यानी जो काले धब्बे हैं उनके बनने और बिगड़ने यानी नष्ट होने तक की प्रक्रिया जो होती है वो 11 वर्षों में पूर्ण होती है। इसलिए इसको सौर कलंक चक्र कहते हैं, सन स्पॉट साइकिल कहते हैं। अगर हमसे पूछा जाएगा सन स्पॉट साइकिल क्या है, तो सूर्य में जो धब्बे हैं जो कम अपेक्षाकृत कम चमकीले हैं उसको धब्बा कहेंगे। उसके बनने और बिगड़ने की जो संपूर्ण कालावधि है इसी को हम लोग कहते हैं सौर कलंक। अब हमें अल्बिडो के बारे में जानना है। अल्बिडो यह सूर्य से प्रसारित परावर्तित प्रकाश होता है जिसे देखकर उसकी चाक्षुष द्युति को निर्धारित किया जा सकता है। चाक्षुष द्युति मतलब कि चक्षु मतलब आंख, आंख को यानी प्रकाश के संदर्भ में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमारी आंखों को देखने की क्षमता देता है। तो ये जो आप देखते हैं कि जो देखने की क्षमता आई है वह जिससे होता है उसी को हम लोग कहते हैं चाक्षुष द्युति यानी विजुअल ब्राइटनेस। विजुअल ब्राइटनेस जो है को निर्धारित करता है। यह कौन करता है? एल्बिडो करता है। एल्बिडो को संभावित मूल्य अंधेरा के लिए 0 है और चमक के लिए 1 है। इसके बाद चमक मतलब जो सबसे ज्यादा आपको नजर जाता यानी इसका जो भाग है वह 1 पर जाएगा। इसके अलावे पृथ्वी पर कुछ अलग है, बुध पे कुछ अलग है, हम लोग एक बार नजर डाल लेते हैं। पृथ्वी पर जो है जो इसका 0.31 है और बुध पर 0.210 है। अब हम देखते हैं सूर्य से जुड़ा हुआ जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है वह पृथ्वी से जो सूर्य की न्यूनतम दूरी है। ध्यान में रखना है, पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी ऐसे सबसे न्यूनतम दूरी पर यहाँ नहीं, अगर सपोज करें यहाँ पर है न्यूनतम दूरी तो इस पे पृथ्वी पहुंचती है 3 जनवरी को और इस दिन को हम लोग क्या कहते हैं? उपसौर बोलते हैं। तो अब ध्यान में रखना है हमको 3 जनवरी न्यूनतम दूरी ये जो आप देख रहे हो कब प्राप्त होता है? 3 जनवरी को। और इसको कहते क्या है? इस दिन पृथ्वी सूर्य के करीब है, इसको उपसौर कहते हैं। वहीं हम पृथ्वी से जो अधिकतम दूरी है, अधिकतम दूरी सपोज करिए कि ये है, इसको किस दिन पृथ्वी पर पहुंचती है? 4 जुलाई। इसको अपसौर कहते हैं। अपसौर क्या है? तो सूर्य का पृथ्वी से सबसे अधिक दूर होना अपने कक्ष में अपसौर है। और यह घटना कब कब घटती है? 4 जुलाई को। 4 जुलाई हमारे लिए खास इसलिए भी है क्योंकि 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद का महापरिनिर्वाण दिवस भी है। इसी दिन उन्होंने इस धरा को छोड़ा था। 3 जनवरी ध्यान में रखना है। 34 याद रखना है। 3 छोटा है, 4 बड़ा है। 3 को पृथ्वी सूर्य के करीब रहता है, 4 को पृथ्वी सूर्य से दूर रहता है। ये जुलाई की बात है, ये जनवरी की बात है। इसके बाद सूर्य का व्यास 13,92,200 किलोमीटर है। सूर्य का जो पृथ्वी से जो इसका पृथ्वी का जो सूर्य का अर्धव्यास, सूर्य का अर्धव्यास कहने का सेंस होता है अर्धव्यास यानी कि त्रिज्या। हम इसको त्रिज्या भी कह सकते हैं। तो सूर्य का की त्रिज्या कितनी है? इतना है। अभी पृथ्वी के रेडियस की बात की जाएगी तो इससे 109 गुना अधिक है। तो इसके बाद देखिए इसका आयतन 13 लाख गुना अधिक है। पृथ्वी के आयतन से 13 लाख गुना इसका अधिक आयतन है। और द्रव्यमान पृथ्वी से कितना है? 3,32,000। स्वाभाविक है, पृथ्वी की तुलना में इसका सब कुछ काफी अधिक है। इसके बाद देखिए इसका तलीय गुरुत्व पृथ्वी से 28 गुना है। केंद्रीय घनत्व कितना है? 100 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। फोटोस्फीयर का ताप 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। और केंद्र जहां की हमने जिक्र किया था पीछे कि इसके जो 6 पार्ट्स हैं उसमें सबसे जो सेंटर में है जिसको हम लोग कोर कहते हैं, कोर कह लें, केंद्र कह लें, उसका तापमान कितना है? तो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। और 1 सेकंड में सूर्य से
उत्सर्जन होता है 10 के पावर 26 जूल ऊर्जा उत्सर्जित होती रहती है। इसका केंद्रीय दबाव लगभग 1 अरब फोटोस्फीयर है। ये सूर्य से जुड़ा हुआ कुछ खास बिंदु हैं, कुछ और बिंदु हैं जिसको हम देखते हैं। सूर्य को की घूर्णन अवधि, घूर्णन अवधि एक जैसी नहीं है। भूमध्य रेखा के सापेक्ष देखेंगे तो 25.38 दिन है। वहीं जब ध्रुव के सापेक्ष देखेंगे तो 33 है। इसके जब हम रासायनिक संघटन पर बात करेंगे तो हम जैसा कि जानते हैं कि सूर्य में हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होते रहता है। हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना होते रहता है और इस प्रक्रिया में कई चरण में हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है। लेकिन अभी भी सूर्य का सबसे बड़ा कंपोनेंट हाइड्रोजन है और 71.7% हाइड्रोजन सूर्य में है। वही शेष बचा पार्ट से हीलियम और अन्य भी है, जिसकी हमने विस्तार से चर्चा जब हमने सौरमंडल में सूर्य की चर्चा की थी तब किया था। आप उसे पीछे के वीडियो में देख सकते हैं। आयु इसका लगभग अर्ध आयु को प्राप्त कर लिया है, कहा जाता है 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड लगता है और जबकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की ओर जब चलता है तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की यात्रा करने के बाद 8 मिनट 18 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच पाता है। अब हम एक नजर डालते हैं सूर्य से जो ग्रह सब हैं इनको। तो जैसा कि हमने पीछे जिक्र किया था कि सूर्य के 8 ग्रह हैं। अब 8 ग्रह में सूर्य के सबसे करीबी, सबसे दूर, सबसे करीबी ग्रह कौन है? बुध है। बुध से जुड़ा हुआ यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, लेकिन एक नजर हम थोड़ा सा डाल लेते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। एक जो अब ग्रह की श्रेणी से हट गया है उसका भी नाम हम लोग लिख लेते हैं यम। अब थोड़ा सा इसको हम जानते हैं, इसको अंग्रेजी में हम लोग मरकरी कहते हैं। एम, पृथ्वी के लिए भी, शुक्र के लिए भी, वीनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस और एन फॉर नेपच्यून, पी फॉर प्लूटो। तो अब फिलहाल अभी इतना ही है और इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। ग्रह की श्रेणी से हटाने के लिए ग्रह की IAU की बैठक हुई और 2003 ईस्वी में एक नई परिभाषा गठित करने के लिए एक गठन किया गया था और जब यह परिभाषा आया 24 अगस्त 2006 ईस्वी को प्राग में जब बैठक चल रही थी, प्राग प्राग में जो बैठक हुई, चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग, वहां पर प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। अब हम क्यों हटा दिया गया है इसकी चर्चा पीछे की है और हम फिर जब आगे आएंगे तो उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन इतना ध्यान में रखें कि ग्रह की जो नई परिभाषा दी गई 24 अगस्त 2006 को, उस परिभाषा को प्लूटो पूरा नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया और उसका नाम रखा गया प्लूटोइड। लेकिन जो अब बच गया 8, उसको याद करने के लिए, सूर्य से याद करने के लिए हम इसे याद कर सकते हैं। माई वेरी एडुकेटेड मदर, माई वेरी एडुकेटेड मदर जस्ट सर्व यूएस नमकीन। इसके हर वर्ड का पहला लेटर आपको देखना है। M इसके लिए है मरकरी, V वीनस, E अर्थ, मदर मार्स, J जुपिटर, S सैटर्न और U से
यूरेनस, एन से नेपच्यून। तो इस प्रकार से अब हम देखते हैं इसमें से सबसे पहला निकट में कौन देख रहे हैं आप? बुध। बुध पृथ्वी सूर्य का सबसे निकटवर्ती ग्रह है। सूर्य का सबसे निकटवर्ती ग्रह है। इसमें तापमान दिन में काफी बढ़ जाता है, रात का तापमान बहुत कम जाता है, इसका तापांतर बहुत अधिक होता है और यह अपने कक्ष पर 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चक्कर काटता है, जो सर्वाधिक है। कक्ष की बात हमने की है। कक्ष यानी कि सूर्य के चारों तरफ। सूर्य के चारों तरफ जब हम पृथ्वी बुध की बात करेंगे तो जिस दर से वो गति कर रहा है बुध, उसकी गति है 48 किलोमीटर पर सेकंड की। परिक्रमण काल 88 दिन का है। यानी अगर हमसे ये पूछा जाए कि सूर्य पर बरस कितने के होते हैं? 88 दिन के। घूर्णन काल यानी अपनी धुरी पर नाचने में इसको 59 दिन लगता है। अगर हम पृथ्वी की तुलना करें तो पृथ्वी में एक दिन रात 24 घंटे के करीब का होता है और इस पर उसकी बात किया जाए इसके संदर्भ में तो 59 दिन में, यानी 59 गुने 24 आवर आप कह सकते हैं, इतने दिन इतने वक्त का दिन रात होता है। बुध प्रातः एवं सायं के तारे के रूप में वर्ष में 3 बार दिखाई देता है। बराबर नहीं दिखाई देता है और 100 वर्षों में 13 बार ऐसा होता है कि सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है कौन? बुध। तो बुध जो है सूरज और पृथ्वी के बीच में, अर्थ यानी पृथ्वी के बीच में कितना बार? 100 वर्ष में 13 बार दिखाई देता है। इस घटना को बुध पारगमन कहते हैं और हमने इसका विस्तार से बहुत विस्तार से बुध के बारे में पीछे बताया है। आप पिछले वीडियो को देख करके इसे समझ सकते हैं। इसके बाद हमारा है, अगला है बुध के बाद शुक्र। शुक्र का पृथ्वी से काफी गहरा रिश्ता है, क्योंकि शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं, जुड़वा ग्रह कहते हैं, सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। पृथ्वी से देखने पर सबसे चमकता हुआ शाम के समय में भी दिखाई देता है, सुबह के समय में भी दिखाई देता है। शाम के समय पश्चिम में दिखाई देता है, सुबह के समय पूर्व दिखाई देता है और सबसे चमकीला है, इसलिए इसको प्यार एवं सुंदरता की देवी कहते हैं। इसमें यह प्रेशर कुकर की दशा वाला ग्रह भी है। सुबह का तारा है, भोर का तारा है, शाम का तारा है, कहते हैं शाम का, और इसका जो सूर्य से औसत दूरी है वो 108 मिलियन किलोमीटर है। 2 बार लिखा गया है, यह ध्यान में रखना, ऊपर वाला ही है, 108 मिलियन किलोमीटर है। कक्षीय गति 35 किलोमीटर पर सेकंड है 225 दिन में। यानी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में शुक्र कर लेता है? 225 दिन में। इसका घूर्णन काल 250 दिन का है और पृथ्वी का वहन ग्रह हम जैसा कि जिक्र की इसके बारे में। इसके साथ एक और चीज है, जैसा जिक्र किया गया था पीछे, भी और यू, ज्यादा सारे जो हमारे यानी 8 जो ग्रह हैं, इन 8 ग्रह में से 6 ग्रह ऐसे हैं जो मतलब पृथ्वी के सापेक्ष जो दिशा है उसमें पश्चिम से पूरब की ओर, ध्यान में रखना है, भी और यू, यानी वीनस और यूरेनस, इसको छोड़ दिया जाए तो अन्य सारे ग्रह घूमते हैं पश्चिम से पूरब की ओर, परंतु ये दोनों ग्रह घूमता है पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। इसके बाद यह सबसे ठंडा यानी सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र को ध्यान में रखना है, सबसे गर्म ग्रह है। पृथ्वी के सूर्य के निकट होने के कारण यहाँ काफी गर्मी पाई जाती है। अब हम नजर डालते हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी सूर्य से इसकी औसत दूरी 1495970 किलोमीटर है। घूर्णन काल जानते ही हैं 23 घंटा 56 मिनट, लगभग 24 घंटे के आसपास है। परिक्रमण काल 365 दिन 5 घंटा 9 मिनट 9.54 सेकंड की है और इसको उपग्रह की संख्या इसका 1 है। धरती पर मात्र एक ऐसा ग्रह है सौरमंडल का, धरती ही यानी पृथ्वी ही है जिस पर जीवन संभव हो पाया है और धरती पर पानी की बहुलता है। पानी की बहुलता के कारण ही जब इसे आकाश से देखा जाता है तो इसका रंग नीला होता है।
इसलिए इसको कहा जाता है नीला ग्रह। तो ध्यान में रखना हमको, नीला ग्रह क्यों कहा जाता है पृथ्वी को? तो पृथ्वी पर पानी होने के कारण आकाश से जब इसको देखा जाता है तो यह नीला रंग का दिखाई देता है। अब नीला रंग का यह क्यों दिखाई देता है, इसके पीछे कहाँ हम भौतिकी में हमको मतलब यानी इसके रहस्य को जानेंगे तो भौतिकी में प्रकाश हमें पढ़ना पड़ता है। विशेष रूप से जब हम लोग उसकी चर्चा करेंगे तो जानेंगे। ऐसे थोड़ा सा जानते चलते हैं। श्वेत प्रकाश जो सूर्य का है वह 7 श्वेत प्रकाश 7 डिफरेंट कलर का मिश्रण है। VIBGIOH में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इसमें सबसे अत्यधिक जो है सो प्रकीर्णन स्कैटरिंग जो होता है वह होता है वायलेट का, क्योंकि इसकी तरंग लंबाई सबसे कम है। उसके बाद इंडिगो और ब्लू की होती है। तो ये स्कैटरिंग के कारण ही आकाश से देखने के बाद जो है सो इसका कलर जो है सो दिखाई देता है नीला रंग का। अब इसकी चर्चा विस्तार से हम बाद में करेंगे। फिलहाल देखते हैं अगला ग्रह है हमारा मंगल। मंगल की सूर्य से औसत दूरी 227 मिलियन किलोमीटर है और इसका घूर्णन काल 25 किलोमीटर है। थोड़ा ध्यान से देख ले। पृथ्वी का घूर्णन काल लगभग 24 घंटा है, सॉरी 25 घंटा इसका घूर्णन काल और उसका पृथ्वी का है 24 घंटा। तो दोनों के घूर्णन काल में लगभग समानता है। इसी कारण से पृथ्वी पर से ज्यादातर जो अभियान हुए हैं, जिस ग्रह के लिए सबसे अधिक अभियान हुए हैं वो ग्रह है मंगल और परिक्रमण काल 687 दिन का है। इसके 2 उपग्रह की खोज हो चुकी है अब तक, प्राकृतिक उपग्रह फोबोस और डिमोस। इसके खोज करता रहे हैं एम्स हॉल और इन्होंने 1877 ईस्वी में इसकी खोज की थी। 1877 ईस्वी में एम्स हॉल ने दोनों ही उपग्रह फोबोस और डिमोस की खोज की थी। निक्स ओलंपिया, ध्यान में रखना है हमको। मंगल पर एक जैसे अपने यहाँ पृथ्वी पर का जैसे माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंची चोटी, उसी तरीके से निक्स ओलंपिया पृथ्वी पर की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और निक्स ओलंपिया ऊंची चोटी है किसकी? मंगल की। पृथ्वी पर जब हम गर्त की बात करेंगे तो जो गर्त पृथ्वी पर सबसे गहरा गर्त है वह गर्त है मेरियाना गर्त। इतना गहरा है कि माउंट एवरेस्ट को डुबो दे और उसके ऊपर भी पानी चला जाए 2-3 किलोमीटर। लेकिन जब हम निक्स ओलंपिया और माउंट एवरेस्ट की तुलना करेंगे तो निक्स ओलंपिया माउंट एवरेस्ट से ज्यादा बड़ा ग्रह है, सॉरी ज्यादा ऊंचाई का है, माउंट एवरेस्ट से ज्यादा ऊंची चोटी है। तो अब है हमारा बृहस्पति। बृहस्पति सौर मंडल में जब हम बात करेंगे तो आकार की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा, आकार में सबसे बड़ा और स्थान देखा जाए तो देखिए अभी सूर्य के बाद बुध और कौन? शुक्र, इसको आंतरिक ग्रह कहते हैं। बुध और शुक्र को कौन सा ग्रह कहते हैं? आंतरिक ग्रह। बुध ये आंतरिक थे, बुध शुक्र पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल को इसको कहते थे हम लोग क्या? तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को कहते हैं पार्थिव ग्रह। और अब उधर जितने बढ़ गए, बृहस्पति के बाद बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, इसको कहते हैं यानी जुपिटर के नाम पर ही इसको जुपिटरियन कहते हैं, यानी जुपिटेरियन ग्रह कहते हैं। तो ये मतलब जोवियन ग्रह, क्या बोलेंगे? जोवियन ग्रह। 2 कारण है। जोवियन ग्रह का कारण यह है कि ये सब जो है अपेक्षाकृत आकार में बड़े हैं इसलिए, और आकार में सबसे बड़ा होने के कारण इसको मास्टर ऑफ गॉड भी कहते हैं। मास्टर ऑफ गॉड्स, मास्टर ऑफ गॉड्स, देवता के गुरु,
देवताओं के गुरु हैं, मास्टर ऑफ गॉड। सर्वाधिक उपग्रह वाला भी ग्रह है। इसका घूर्णन काल सबसे तेज है, सबसे तेज घूर्णन काल है। सबसे तेज घूर्णन काल है और सबसे अधिक पलायन वेग है, सर्वाधिक पलायन वेग है। देखिए सबसे तेज घूर्णन काल नहीं बल्कि घूर्णन वेग, सबसे तेज घूर्णन वेग होने के कारण, सबसे तेज घूर्णन वेग होने के कारण इसको हम कह सकते हैं कि घूर्णन काल सबसे कम है और सर्वाधिक पलायन वेग यहीं पर है। यानी इस ग्रह पर पलायन वेग बहुत अधिक है, 59 किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास है। जैसा कि हम जानते हैं धरती पर पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड और जिस ग्रह पे सबसे अधिक है 59 दशमलव समथिंग है किलोमीटर पर सेकंड है, किस पे? बृहस्पति पर है। इसके आंकड़े को अगर आपको बहुत अधिक जानना हो तो हमारा जो पिछला वीडियो है उससे आप इसे जान सकते हैं। इसके बाद 92 ग्रह में से गैलीलियो गैलीली साहब ने इसके 4 उपग्रह की खोज की थी और ये 4 उपग्रह गैलीलियन उपग्रह के नाम से जाने जाते हैं। गैलीलियन उपग्रह हैं ये। कौन कौन है? गैनीमीड है, यूरोपा है, कैलिस्टो है, आयो है। अब इसमें गैनीमीड सबसे अधिक व्यास का है, 4840 किलोमीटर का है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह ही नहीं है वरन एक चीज और इसमें है कि इसके पास अपना एक वायुमंडल भी है, तो इस प्रकार से इसको यह खास बनाता है। यूरोपा है, कैलिस्टो है, आयो इसका आंतरिक ग्रह है। बृहस्पति को तारा सदृश ग्रह भी कहते हैं। क्यों तारा सदृश ग्रह कहते हैं? तो बृहस्पति की जो रचना है इसमें तारक तत्व पाए जाते हैं, यानी कहा जा सकता है जिन तत्वों से तारा का निर्माण हुआ है उनमें से कुछ तत्व इसमें पाए जाते हैं और इससे यह अपने पृष्ठ से 15 मीटर वेवलेंथ लैम्डा वाला, 15 मीटर लैम्डा मतलब क्या? वेवलेंथ बड़ा यह छोड़ते रहता है तरंग को। इस कारण से इसके चारों तरफ एक प्रकाश फैलता है और इससे इसको कहा जाता है तारा सदृश ग्रह। अगर आपसे पूछा जाएगा तारा सदृश ग्रह किसको कहते हैं तो कहते हैं बृहस्पति को। पीछे हमने जिक्र किया पृथ्वी सदृश ग्रह, पृथ्वी सदृश ग्रह मंगल को ध्यान में रखने, सदृश ग्रह। लेकिन पृथ्वी की बहन, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, तब आप बात करेंगे तो शुक्र को। जुड़वा ग्रह पृथ्वी का शुक्र, पृथ्वी सदृश ग्रह मंगल, पृथ्वी की बहन शुक्र और तारा वाला ग्रह यानी तारा सदृश ग्रह बृहस्पति। बहुत ध्यान में रखना है हमको, प्रायः परीक्षा में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए हम आते हैं शनि पर। यह सूर्य से इसकी औसत दूरी 1427 मिलियन किलोमीटर है। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसकी खासियत है उसके चारों तरफ रिंग का होना। हम सब देखते हैं पीछे जब हम लोग वीडियो देखे होंगे तो शनि के चारों तरफ आपको एक सुंदर रिंग दिखाई देता होगा। ऐसे रिंग की संख्या लगभग 1000 है, जिनमें से 7 ऐसे रिंग हैं जो नेम्ड हैं और 7 रिंग के को सेपरेट करता हुआ एक बेल्ट है। तो सूर्य से औसत दूरी 1427 मिलियन किलोमीटर है और इसका परिक्रमण काल 29.5 वर्ष है। घूर्णन काल 10 घंटा 14 मिनट है। घूर्णन काल तो ध्यान में रखेंगे बृहस्पति के बाद ये सबसे तेज गति से घूमता है। किसके बाद? दूसरा सबसे तेज गति से घूर्णन करने वाला, दूसरा सबसे तेज गति से। घूर्णन शब्द इस्तेमाल जब हो रहा है तो धुरा पर, यानी घूर्णन नाम ही है तो इसका अर्थ समझेंगे किस पे? धुरी पर, अर्थात ये जो लकीर है, जो कील है इस पर यानी एक्सिस पे घूमने वाला। तो सबसे तेज गति से घूमने वाला बृहस्पति और बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे तेज गति से घूमने वाला है शनि। इसलिए सबसे कम घूर्णन काल है बृहस्पति का और दूसरा सबसे कम घूर्णन काल है किसका? शनि का। इसका पलायन वेग की बात भी जब आएगी तो सबसे अधिक पलायन वेग है बृहस्पति का और बृहस्पति के बाद पलायन वेग में भी दूसरे नंबर पर है। पलायन वेग भी आपका कहा जाएगा
तो शनि के का जो स्थान है वह दूसरा है। उपग्रहों की संख्या 83 है। इसमें हमने 2 तरह से लिखा है 63 प्लस 20। 63 ऐसे उपग्रह हैं जिसको नेम्ड एंड कन्फर्म्ड कहा जा सकता है। नामित भी हैं और कन्फर्म भी हो चुका है, और 20 ऐसे हैं जो अननेम्ड हैं अभी। इसके बाद इसे गैसों का गोला कहते हैं। ध्यान में रखना है, गैसों का गोला, गैसों का गोला कहा जाता है। और आकाश गंगा सदृश ग्रह, एक बार फिर सदृश की चर्चा आ गई, तो सदृश की चर्चा आएगी इस बार है आकाश गंगा सदृश ग्रह। किसको कहते हैं? आकाश गंगा सदृश ग्रह। ये सब हमको याद रखना है। आकाश गंगा सदृश ग्रह, पृथ्वी सदृश ग्रह, फिर उसके बाद तारा सदृश ग्रह, फिर किसको हम गैसों का गोला कहते हैं, ये सब ध्यान में रखना है। अब है हमारा अरुण। अरुण की खोज सर विलियम हर्शल ने की थी। ये एक जर्मन खगोल शास्त्री हैं, और जर्मन खगोल शास्त्री ने जर्मन वेधशाला से ही 1781 ईस्वी में इसकी खोज की। औसत दूरी इसकी 1427 मिलियन किलोमीटर है सूर्य से। परिक्रमण काल यानी सूर्य की परिक्रमा करने में इसको लगभग 84 साल लग जाते हैं, और इसका घूर्णन काल 10.23 घंटा है। अर्थात कि फिर इसकी बात आएगी तो तीसरे नंबर पर था, यानी सबसे कम समय में घूर्णन करने वाले में बृहस्पति शनि के बाद तीसरा स्थान किसका आता है? अरुण का। उपग्रहों की भी संख्या कहेंगे तो इसमें भी तीसरा है, यानी सबसे ज्यादा उपग्रह बृहस्पति के, उसके बाद शनि के, और उसके बाद इसके किसके? यूरेनस के हैं। इसमें भी रिंग है, और इसमें 5 रिंग हैं। इसका जो कक्ष पे यानी सूर्य की परिक्रमा करते हुए इसका जो झुकाव है, कक्षीय झुकाव, वह 0 डिग्री है। इसलिए हमेशा क्या होता है कि सूर्य की ओर इसका कोई ना कोई पोल जो है, ध्यान में रखना, इसका पोल नॉर्थ पोल और साउथ पोल में से कोई ना कोई पोल, एनपी या साउथ पोल में से कोई ना कोई पोल हमेशा सूर्य की ओर रहता है, इसलिए इसको लेटा ग्रह कहते हैं। और इसके वायुमंडल में मीथेन की प्रधानता है। मीथेन का कंसंट्रेशन अधिक होने के कारण, CH4 के कंसंट्रेशन के अधिक होने के कारण इसको इसका जो रंग है धरती से अवलोकन करने पर हरा दिखाई देता है। तो अगर हमसे ये पूछा जाएगा हरा ग्रह किसको कहते हैं, हरा ग्रह कहते हैं हम यूरेनस को। और इसके बाद इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। और यह भी ध्यान में रखना है हमको, अगर पूछा जाएगा कि इसका कक्षीय झुकाव कितना है, ध्यान में रखना है 0 डिग्री है। इसी झुकाव के कारण क्या होता है, एक कक्ष में घूमते घूमते हमेशा इसका पोल जो है एक पोल सूर्य के सामने रहता है। इसके बाद हमारा है अगला और लास्ट ग्रह है वरुण, जिसको नेपच्यून कहते हैं। जॉन गाले ने इसकी खोज की। औसत दूरी 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, और 166 वर्ष लगता है इसको सूर्य की परिक्रमा करने में। घूर्णन काल 18 घंटे का है, और उपग्रहों की संख्या 14 है। इसका रंग जो है हमारा पीला है। तो धरती नीला, उसके बाद ये कौन सा है? पीला। और हमने हरा किसको कहा? यूरेनस को। अब थोड़ा सा देख लें, नीला, पीला, हरा। यहाँ कहीं कहीं आप लाल देखते होंगे। तो लाल एक बृहस्पति के ग्रह पर उत्पन्न होने वाला वो एक तूफान टाइप का है, जिससे कि कभी कभी बृहस्पति को लाल रंग देता है। नीला अपनी पृथ्वी है, पीला यूरेनस है, और सॉरी पीला नेपच्यून है, नेपच्यून है पीला, नेपच्यून है, नीला अर्थ है, हरा हरा जो है सो यूरेनस है, और ये जुपिटर है। इसका पृथ्वी सदृश ग्रह की बात होगी, मंगल है। तारा सदृश ग्रह की बात होगी तो तारा सदृश ग्रह बृहस्पति है। आकाश गंगा सदृश ग्रह शनि है।
ये खास बात थी हमारा सौर मंडल से जुड़ा हुआ परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उसके साथ हम आपके बीच में थे। अगर इसको आप विस्तार से देखना चाहते हैं तो बारी-बारी से आपके सामने मतलब आप पिछला वीडियो एक-एक करके सूर्य पर, बुध पर, शुक्र पर, पृथ्वी पर, मंगल पर, बृहस्पति पर, शनि पर, यूरेनस पर नेपच्यून पे और प्लूटो पे बनाया गया है। प्लूटो का थोड़ा-सा हम ज़िक्र कर दें कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। किस कब हटा दिया गया? 24 अगस्त 2006 ईस्वी को हटा दिया गया और इसको एक प्लूटो सदृश ग्रह को नया नाम दे दिया गया है, प्लूटोइड 2008 ईस्वी से। तो इसकी चर्चा भी हमने की है। अगले वीडियो से हम आपके बीच में उपस्थित होंगे तो पृथ्वी की कहानी शुरू करेंगे और जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसकी आंतरिक संरचना कैसी है इसके साथ हम होंगे। आपको हमारे यह प्रयास कैसा लग रहा है इसे ज़रूर साझा करें, ज़रूर बताएँ और आपकी जो अपेक्षा है हमसे इसको भी साझा करें। इसी अनुरोध के साथ हम आपको साथ देने के लिए आभार प्रकट करते हैं।